नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। केंद्र ने राज्यों में बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले पहले राज्य हुए। डेमोक्रेट राफेल वार्नॉक ने जॉर्जिया सीट से अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट के लिए चुनाव जीता। और क्रिकेट में सिडनी टेस्ट के लिए रोहित शर्मा और नवदीप सैनी 12 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने देश भर में अगले सप्ताह से कोविड टीकाकरण शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन के लिए पूर्वाभ्यास की प्रतिक्रिया के आधार पर सरकार इसके आपात उपयोग की तारीख से 10 दिन के भीतर वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि टीकाकरण के बारे में अंतिम निर्णय सरकार करेगी। हम इस स्थिति में हैं कि जिस भी दिन हम चाहेंगे EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको, EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि करनाल, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 4 प्राथमिक वैक्सीन स्टोर और देश में 37 वैक्सीन स्टोर हैं। वे थोक में टीकों का भंडारण करते हैं और आगे वितरित करते हैं। वैक्सीन के बारे में ICMR के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा कि भारतीय अध्ययन के अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1600 लोगों में इम्यूनोजेनेसिटी डेटा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक के विश्लेषण के अनुसार कोविशील्ड वैक्सीन सुरक्षित है। ये वैक्सीन जो हमारे पास दोनों अप्रूव कर रहे हैं ड्रग कंट्रोलर ने और साइंटिफिक डेटा के बेसिस पे 8-8 घंटे बैठ के और फिर DCGI ने इसका अप्रूवल दिया है, तो ये तो बहुत ही अहम बात है भारत के लिए भी और पूरे विश्व के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें बहुत डोजेस की स्टॉक पाइल भी है और भारत के अलावा और लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए भी एक बहुत ही होप है और इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ये कह रहा है कि दोनों वैक्सीन में इमरजेंसी में यूज कर सकते हैं। इसमें जो भारत बायोटेक वाला वैक्सीन है वो क्लिनिकल ट्रायल अभी चलता रहेगा और रोलिंग रिव्यूज का चलता रहेगा और ये साइंटिफिक नॉलेज की बेसिस पे किया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि संक्रमण के वर्तमान मामलों और इससे हो रही मृत्यु के आंकड़ों में कमी को देखते हुए देश में आशावादी परिदृश्य सामने आ रहा है। 2 वैक्सीन का एसेंशियल होना बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, बहुत गर्व का दिन है। और जो कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई है, पेंडेमिक है, उसको अल्टीमेटली रोक के खत्म करने के लिए बहुत बड़ा कदम आज सामने है। सरकार ने कहा है कि भारत में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किए गए किसी भी वैक्सीन के समान कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रृंखला जारी की है। क्या कोरोना की वैक्सीन सभी को एक साथ दी जाएगी? सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित किया है। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं। दूसरे समूह में 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा वे लोग जो पहले से ही किसी रोग से ग्रसित हैं। इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कोई व्यक्ति बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है? नहीं, कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल और समय की जानकारी साझा की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो ID दिखाने में असमर्थ है तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा? फोटो ID पंजीकरण स्थल पर पंजीकरण और सत्यापन दोनों के लिए जरूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित व्यक्ति को वैक्सीन लगाया गया है।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 21,314 मरीज ठीक हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 99,97,272 हो गई है। संक्रमण के शिकार कुल लोगों में से अब केवल 2.19% रोगियों का उपचार हो रहा है। फिलहाल देश में लगभग 2,27,000 मरीज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,088 नए रोगियों की पुष्टि हुई। देश में संक्रमित मामलों की कुल संख्या 1,03,74,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय के अनुसार देश में संक्रमण से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो विश्व में न्यूनतम दरों में है। पिछले 24 घंटों के दौरान 264 लोगों की मौत की खबर है। 1,50,114 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9,41,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोविड टीकाकरण के लिए राज्य में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड की रोकथाम से जुड़े योद्धाओं और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टीकाकरण का काम किया जाएगा। 50 साल से अधिक उम्र वाले और बाकी जो पीड़ित हैं वो दूसरे उम्र के लोग हैं, उसके लिए जितना भी जरूरत होगा और किस तरह से किस स्थान पर लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा, टीकाकरण किया जाएगा, एक एक चीज के बारे में पूरी तैयारी की गई है। और हम इतना विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने बिहार में भी, जो तो पूरे देश में होगा, बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, लेकिन अपने बिहार में भी हम लोगों की जो भी तैयारी है उसके हिसाब से हम लोग बहुत ही उपयोगी ढंग से और इफेक्टिव इस काम को पूरा कर। इस बीच राज्य में कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय 4,177 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 456 रोगी कोविड से ठीक हुए, जबकि 411 में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 2,49,096 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.80% हो गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 1.48% अधिक है। अब तक 1,87,00,000 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 655 नए रोगी सामने आए। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.71% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,48,581 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,35,426 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 868 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 99 लाख से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 141 मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 124 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 8,830 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 59 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल राज्य में कोविड-19 से 4 मरीजों की मृत्यु हुई। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मध्य प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है, जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। राज्य में अब तक 2,35,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कल 26,000 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें 671 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान 417 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 2,88,410 हो गई। कल 43,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 472 लोगों के संक्रमण मुक्त होने से स्वस्थ होने की दर 97.73% हो गई। मिजोरम में अब तक 4,153 मरीज कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। रोगियों की संख्या कम होकर केवल 86 रह गई है। राज्य चिकित्सा बुलेटिन के अनुसार ठीक होने की दर बढ़कर 98.1% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस संक्रमण से 6 रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में अब कुल 4,247 मरीज हैं। कर्नाटक में कल 815 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 9,637 हो गई है। कल 1,377 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान संक्रमण से 8 लोगों की मृत्यु हुई।
कर्नाटका में कोविड से ठीक होकर जाने वालों की संख्या 97% से ज्यादा है। पॉजिटिविटी दर केवल 0.66% है और मृत्यु दर 1% से कम है। स्वास्थ्य एवं मेडिकल शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने जानकारी दी है कि 2,73,211 सरकारी और 3,57,313 निजी क्षेत्र में काम कर रहे वैद्य और स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड वैक्सीन देने के लिए 28,427 वैक्सीनेशन केंद्र खोले गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को 64 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स दिए हैं और 24 लाख सिरिंजेस पहुंचाए हैं। अगले कुछ दिनों में 31 लाख सिरिंजेस और अन्य उपकरण राज्य को आने वाले हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड की उत्पत्ति की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल को चीन के वुहान क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं देने के चीन के फैसले पर निराशा व्यक्त की है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि कोविड से संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक दल के सदस्यों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है, लेकिन चीन के अधिकारियों ने आवश्यक अनुमति नहीं दी। उन्होंने बताया कि ये दौरा विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण है और संगठन जल्दी से जल्दी इसे पूरा करना चाहता है। श्री घेब्रेयेसस ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का ये दौरा WHO, चीन सरकार और अन्य देशों के बीच हुई सहमति के आधार पर तय किया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय दल वुहान जा रहा था। चीन ने पहले कहा था कि वो WHO के विशेषज्ञ दल को कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने की अनुमति देगा। I'm very disappointed with this news, given that 2 members had already begun their journeys and others were not able to travel at the last minute. But I have been in contact with senior Chinese officials and I have once again made it clear that the mission is a priority for WHO and the international team. I have been assured that China is speeding up the internal procedure for the earliest possible deployment. We're eager to get the mission underway as soon as possible. इजराइल ने मॉडर्ना कंपनी की कोविड वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका और कनाडा के बाद दुनिया में इस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला इजराइल तीसरा देश हो गया है। अमेरिकी दवा कंपनी ने बताया कि इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन की 60 लाख खुराकें मांगी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। केंद्र ने राज्यों में बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले पहले राज्य बने। डेमोक्रेट राफेल वार्नाक ने जॉर्जिया सीट से अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट के लिए चुनाव जीता। और क्रिकेट में सिडनी टेस्ट के लिए रोहित शर्मा और नवदीप सैनी 12 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार के उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के 12 विभिन्न स्थानों पर बर्ड फ्लू के फैलने की खबर है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं। उनसे ये भी कहा गया है कि वे बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इस पर निगरानी रखें। राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में वन विभाग से भी संपर्क स्थापित करें। अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में सतर्कता बरतें और आवश्यक उपाय के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करें। हालांकि इस रोग के मनुष्यों में फैलने की कोई सूचना नहीं है। देश के अनेक राज्यों में तेजी से फैलते बर्ड फ्लू को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को चेतावनी जारी की है। केरल में बड़ी संख्या में पक्षियों के H5N8 वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित कर दिया गया है।
ये वायरस अल्लपुझा और कोट्टायम जिले में मिले हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान 10 और जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए। बर्ड फ्लू के बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे जयपुर संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी के पास। जितेंद्र, राजस्थान के किन जिलों में बर्ड फ्लू का प्रभाव ज्यादा है? विमलेंदु, अब तक 4 जिले झालावाड़, जयपुर, बारां और कोटा ऐसे जिले हैं जहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा 12 ऐसे जिले हैं जहां पर पक्षियों के मरने की बात सामने आई है। तो इन जिलों में से सभी के नमूने भोपाल स्थित जो लैब है वहां पर भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। जो पक्षी, अब तक 1000 पक्षी यहाँ पर मरे हैं राजस्थान में, उनमें ज्यादातर कौवे हैं और कुछ स्थानों पर बगुलों के मरने की खबर आई है। तो वन विभाग, पशुपालन और जो वन विभाग है उनके अधिकारियों का कहना है कि अभी तक यह पोल्ट्री में नहीं गया है, इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन विशेष सतर्कता बरती जा रही है कि यह बाकी पक्षियों में ना फैले। बर्ड फ्लू के नियंत्रण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? तो देखिए, मुख्यमंत्री ने भी कल पशुपालन, वन और चिकित्सा विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और उनसे हालात की समीक्षा की। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि केवलादेव बर्ड सेंचुरी है और जयपुर के बिल्कुल पास में एक सांबर लेक है, वहां पर भी बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। तो ऐसी जगह पर, और या फिर जितने भी नेशनल सेंचुरीज हैं यहाँ पर, उन पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए सीएम ने। और सीएम ने कहा है कि जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके जो संचालक हैं उनको अवेयर किया जाए। सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि जयपुर में एक लैब एस्टेब्लिश किए जाए ताकि जल्दी से जल्दी जांच हो, उनके नतीजे जल्दी से जल्दी सामने आए ताकि त्वरित कार्रवाई की जाए। तो कुल मिला के सरकार का यह प्रयास है। अभी सरकार विजिलेंट है, सब जिला कलेक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है और प्रतिदिन आला अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं ताकि ये जो संक्रमण है वो अन्य पक्षियों में ना जाए। धन्यवाद जितेंद्र इस जानकारी के लिए। ये थे हमारे जयपुर संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हाल में ही पोंग बांध में मृत पाए गए 2300 से अधिक प्रवासी पक्षी बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश के इंदौर, आगर मालवा और मंदसौर जिलों में मरे कौवों में H5N8 वायरस यानी बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। पशुपालन विभाग द्वारा बर्ड फ्लू के बारे में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बीच पूरे राज्य में केंद्र सरकार के निर्देश पर मुर्गी पालन केंद्रों से नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। अब तक 3 जिलों में बर्ड फ्लू पाए जाने की खबर है। इंदौर में पशु चिकित्सा विभाग के उप निदेशक ने बताया कि पिछले 8 दिनों के दौरान रिहायशी इलाकों में 155 कौवों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण वाले लोगों की पहचान कर रही है। और जानकारी के लिए चलते हैं हमारी भोपाल संवाददाता पूजा वर्धन के पास। पूजा, बर्ड फ्लू से जुड़ी आपके पास क्या ताजा जानकारी है? देखिए बिमलेंदु जी, प्रदेश में जो कदम उठाए जा रहे हैं वो एहतियातन तौर पर हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि इससे जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए आपात बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में केंद्र सरकार की इस संबंध में जारी गाइडलाइन को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से सीमित अवधि के लिए मुर्गे आदि का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा। यह अस्थायी रोक एहतियातन तौर पर लगाई गई है। प्रदेश में बर्ड फ्लू की प्रतिदिन की स्थिति से भारत सरकार को अवगत करवाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में फिलहाल जिलों में पोल्ट्री फार्म में किसी भी प्रकार से मुर्गियों में अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। धन्यवाद पूजा इस नवीन जानकारी के लिए। हरियाणा के पंचकुला जिले में संदिग्ध बर्ड फ्लू के फैलने के बाद राज्य के पशुपालन विभाग ने पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पाद के बारे में परामर्श जारी किया है। परामर्श में कहा गया है कि 70 डिग्री सेल्सियस तक पकाने के बाद ही पोल्ट्री उत्पाद इस्तेमाल किया जाना चाहिए। परामर्श में चेतावनी दी गई है कि कच्चा और कम पका मांस नुकसान पहुंचा सकता है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित 4 में से 3 नागरिक सुधार पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही ये दोनों राज्य इस तरह के सुधार करने वाले राज्यों के पहले समूह में शामिल हो गए हैं। इन दोनों राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, कारोबार सुगमता और शहरी स्थानीय निकाय संबंधी सुधार किए हैं। इन 3 क्षेत्रों में सुधार पूरे होने के बाद वित्त मंत्रालय ने इन राज्यों को पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता संबंधी नई योजना के तहत 10 अरब करोड़ रुपए से अधिक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का फैसला किया है।
इसमें से आंध्र प्रदेश को 3 अरब 44 करोड़ और मध्य प्रदेश को 6 अरब 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विशेष पैकेज के रूप में पिछले वर्ष अक्टूबर में विशेष सहायता योजना की घोषणा की थी। ये वित्तीय सहायता सुधार के उद्देश्य से अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए इन दोनों राज्यों को जारी की गई 1 खरब 46 अरब 94 करोड़ रुपए की राशि की अनुमति के अलावा है। पूंजी व्यय के लिए विशेष सहायता योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के कारण कर राजस्व की कमी से जूझ रहे राज्यों के पूंजी व्यय को बढ़ाना है। इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय ने अब तक 27 राज्यों के 98 अरब 80 करोड़ रुपए के पूंजी व्यय प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 49 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग बीते वर्ष की प्रमुख झलकियों की श्रृंखला कैसा था वर्ष 2020 प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों पर नजर। सरकार ने जनजातीय समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उनके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पिछले वर्ष जनजातीय लोगों के कल्याण से संबंधित छात्रवृत्ति योजनाओं और अन्य व्यय के लिए डिजिटल और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के तहत कार्य किए गए। जनजातीय अनुसंधान के साथ जनजातीय औषधि क्षेत्र भी प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। पिछले वर्ष 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में पीने का पानी पहुंचाने की योजना की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि विशेष परियोजनाओं के तहत जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत देश भर में कई एकलव्य मॉडल विद्यालय कार्य कर रहे हैं। जनजातीय युवाओं की शिक्षा के लिए देश में सैकड़ों नए एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। इसमें हमारे आदिवासी इलाकों के बच्चों को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध होगी। कोशिश ये है कि हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक तक इस व्यवस्था को पहुंचाया जाए। पढ़ाई के साथ साथ कमाई की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के विस्तार को गति देना और वन धन योजना और आदि महोत्सव जैसे कदमों से जनजातीय वर्ग का कल्याण बीते वर्ष के कार्य में प्रमुख है। सरकार के द्वारा टेक फॉर ट्रैवल की शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से वन उत्पादों के संग्रह से जुड़े जनजातीय लोगों के बीच क्षमता निर्माण और उनमें उद्यमी बनने की कला का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा 23 अतिरिक्त माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आइटम्स को एमएसपी की सूची में शामिल किया गया है, जिससे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की खरीदारी को गति मिला है। फेसबुक के साथ मिलकर गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत आदिवासी युवाओं में डिजिटल कौशल का विकास किया जा रहा है ताकि वे व्यापार के नए तरीकों को समझ सके। सरकार ने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना की दिशा में भी कदम उठाया है। आजादी की लड़ाई में आदिवासी समुदाय से जुड़े लोगों के योगदान को याद करने के लिए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के जॉर्जिया में डेमोक्रेट राफेल वार्नोक ने संसद के उच्च सदन सीनेट के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार केली लोएफ्लर को हरा दिया है। श्री वार्नोक अटलांटा में एबेनेजर बैप्टिस्ट चर्च में सीनियर पादरी हैं। वे जॉर्जिया के पहले अश्वेत सांसद होंगे। जॉर्जिया में सीनेट की एक और सीट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के सांसद डेविड पर्ड्यू और डेमोक्रेट उम्मीदवार जॉन ऑसॉफ के बीच मुकाबला है, लेकिन उसका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर डेमोक्रेट दोनों सीट जीत लेते हैं तो सीनेट में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी के 50-50 प्रतिनिधि हो जाएंगे। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास निर्णायक मत देने का अधिकार होगा और डेमोक्रेट को बहुमत मिल जाएगा। यदि पैड्यू फिर से चुनाव जीत गए तो सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र में नासिक नगर निगम ने सड़क पर थूकने वालों को स्वच्छता का महत्व समझाने के लिए अनूठी पहल की है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि नगर निगम अधिकारी ऐसे लोगों को समाज सेवा करने के लिए कहते हैं और उन्हें अपने आसपास साफ सफाई रखने के बारे में जागरूकता फैलाने को भी कहते हैं।
नासिक नगर निगम ने यह फैसला तब लिया जब उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को पान मसाला, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों को चबाने के बाद गंदगी करते देखा। उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के साथ साथ अधिकारी उन व्यक्तियों को गंदे किए हुए जगह को साफ भी करा रहे हैं। उल्लंघनकर्ताओं को सबक सिखाने का यह अनोखा तरीका कोविड-19 के महामारी के मद्देनजर स्वच्छता के महत्व को समझाने के इरादे से किया जा रहा है। अब तक नगर निगम ने 74 उल्लंघनकर्ताओं से 69,000 से अधिक रुपए संग्रह किए हैं। नासिक निगम के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के निदेशक डॉक्टर कल्पना कुटे ने कहा कि यह देखा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोग मास्क नहीं पहनते हैं और ऐसे लोगों को नगर निगम की तरफ से मास्क भी दिया जा रहा है ताकि वो और अन्य लोग संक्रमण से बच सके। नासिक से संजय पाठक के साथ मैं देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ऑस्ट्रेलिया के साथ कल से सिडनी में शुरू हो रहे तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में रोहित शर्मा शुभमान गिल के साथ भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत करेंगे। इस टेस्ट के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। इसमें युवा खिलाड़ी नवदीप सैनी को भी शामिल किया गया है और ये उनका पहला टेस्ट होगा। रोहित के शामिल होने से मयंक अग्रवाल को बाहर बैठना होगा। मयंक पहले 2 मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए थे। गेंदबाज उमेश यादव की जगह नवदीप सैनी को शामिल किया गया है। यादव को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में दूसरी पारी के दौरान चोट लग गई थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज वर्षा और ओले गिरने की खबर है। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। सप्ताह भर के मौसम अनुमान में बताया गया है कि कल से शहर में तापमान और गिर सकता है तथा सुबह धुंध छा सकती है। आकाशवाणी से विशेष भेंटवार्ता में राष्ट्रीय मौसम अनुमान केंद्र की प्रमुख के सती देवी ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री तक नीचे गिर सकता है। इसके कारण देश के उत्तरी भागों में घना कोहरा छाने की संभावना है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ वर्षा होने, ओले गिरने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तापमान 13 डिग्री और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 20 डिग्री और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा का अनुमान है। तापमान 23 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में सुबह धुंध छाई रही और दिन में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। श्रीनगर में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। लेह में हल्की बर्फबारी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे रहा, जबकि अधिकतम 0 से 1 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। गिलगित में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे और 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 3 और 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। देहरादून में तापमान 12 और 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। गरज के साथ वर्षा हो सकती है। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। 1 या 2 बार बारिश हो सकती है या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। तापमान 14 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हैदराबाद में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने और वर्षा के आसार हैं। अहमदाबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 25 डिग्री रह सकता है। पटना में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होगी। तापमान 17 और 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अगले सप्ताह से शुरू होने की संभावना। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.36% हुई। केंद्र ने राज्यों में बर्ड फ्लू पर काबू पाने के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाले पहले राज्य बने। डेमोक्रेट राफेल वार्नॉक ने जॉर्जिया सीट से अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट के लिए चुनाव जीता। और क्रिकेट में सिडनी टेस्ट के लिए रोहित शर्मा और नवदीप सैनी 12 सदस्यीय भारतीय टीम में शामिल।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।